नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार साथियों। आज मैं मुख्य रूप से ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात भारत की सुरक्षा से संबंधित रणनीति क्या कुछ होनी चाहिए और किस तरह से भारत की सुरक्षा हो सकती है, इसमें क्या कुछ फेरबदल किया जा सकता है, इन तमाम पहलुओं के बारे में चर्चा करूंगा। वह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज आप देखेंगे कि मध्य पूर्व में, मिडिल ईस्ट में ईरान, इजराइल और साथ ही साथ अमेरिका भी उसमें इंटरफेयर कर चुका है। किस तरह की परिस्थितियां विकट रूप धारण कर रही हैं, किस तरह से इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, किस तरह से ईरान अपने एयरफोर्स के ना होने के बावजूद, ना होने का मतलब कि उसके पास नहीं है, मतलब वैसे विमान है जो महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा सकते हैं, जिसको ना के बराबर ही कहना ज्यादा सही होगा, बावजूद उसने इजराइल को पानी पिला दिया है। और ऑपरेशन सिंदूर में भी जो हम लोगों की कुछ जो खामियां रही हैं, क्या कुछ उससे हम लोगों ने हासिल किया, उस पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखेंगे कि चीन खुलकर के पाकिस्तान के साथ था। वह बार बार कह रहा था कि चीन की माफ करेंगे, पाकिस्तान की जो संप्रभुता है उसकी सुरक्षा हम लोग करेंगे। तो इतना तो यह तय है कि आने वाले समय में चीन और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड रहेंगे और जब कभी भी लड़ाई होगी तो निश्चित तौर पे चीन पाकिस्तान का साथ देगा। तो करना क्या चाहिए? तो सबसे पहला जो चीज किया जाना चाहिए वह है ये कि माउंटेन स्ट्राइक कोर का गठन। जैसे ऐसा नहीं है कि भारत में माउंटेन स्ट्राइक कोर नहीं है, लेकिन मेरा यहां कहना है कि एक ऐसी सेना जो पूरी तरह से माउंटेन के लिए ही बनी हो, वह पहाड़ी लड़ाई में पूरी तरह से अभ्यस्त हो। सिर्फ लद्दाख ही एक ऐसा मैदानी क्षेत्र है जहां पर चीन और पाकिस्तान एक साथ आ सकते हैं और वहां पर मैदानी लड़ाई की गुंजाइश बनेगी। बाकी चीन के साथ हमारी जितनी भी लड़ाइयां होगी वह सब के सब पर्वतीय इलाके में होगी और नहीं तो फिर नेवी के थ्रू होगी। तो ऐसी स्थिति में माउंटेन स्ट्राइक कोर का गठन किया जाना आवश्यक है। हालांकि जब मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे और ए.के. एंटनी भारत के रक्षा मंत्री थे, तो भारत सरकार के द्वारा 2 जो बटालियन था माउंटेन स्ट्राइक कोर के गठन का बात चर्चा की गई थी और उसके लिए आवश्यक जो वित्त था, पैसा था, उसके लिए भी कैबिनेट ने उसको मंजूरी प्रदान कर दी थी। लेकिन मोदी सरकार के आने के पश्चात उस माउंटेन स्ट्राइक कोर के गठन के प्रस्ताव को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया और कहा गया कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यह एक बहुत बड़ी चूक थी। यह इतना बड़ा भूल था कि आप देख सकते हैं कि चीन किस तरह से हमें बार बार आंखें दिखाता है, वह हमें बार बार चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। यह माउंटेन स्ट्राइक कोर ऐसा होगा जो पूरी तरह से पहाड़ी लड़ाई में अभ्यस्त होगी। हालांकि आज भी आप यह जान लें कि पहाड़ी लड़ाई में पूरे विश्व में भारतीय सेना से बढ़कर कोई नहीं है और यहां तक कि विश्व के अन्य हिस्सों की जो सेनाएं हैं वह माउंटेन लड़ाई के लिए, पर्वतीय क्षेत्रों में लड़ने के लिए वह भारतीय सेना से वह युद्धाभ्यास करती हैं, वह ट्रेनिंग लेने के लिए भारतीय सेना के पास आती हैं। तो मेरा कहने का अर्थ ये नहीं है कि माउंटेन लड़ाई में हम कमजोर हैं, लेकिन सिर्फ ये कहना है कि एक हम ऐसे माउंटेन स्ट्राइक कोर का गठन करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ चीन के साथ लड़ेगा। उसकी पाकिस्तान के क्षेत्र में कोई भूमिका जो है वह नहीं होगी। ये जो हमारी वर्तमान सेना है वही पाकिस्तान के लिए काफी रहेगी। तो पहला तो ये कि फिर से माउंटेन स्ट्राइक कोर के गठन पर जो है वह जोर दिया जाना चाहिए। दूसरा, साइबर सिक्योरिटी। आप देखेंगे कि आने वाला समय जो है वह साइबर सिक्योरिटी के साथ भी है और यह साइबर वारफेयर काफी ही महत्वपूर्ण होगा। आप देखेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरह से भारत ने साइबर अटैक किया था पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम पर या उनके तमाम सिस्टम्स पे। तो यह आने वाला समय जो है वह साइबर वार का होगा। तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह साइबर वारफेयर के लिए एक अलग से प्लाटून ही गठित की जाए। उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर पर्याप्त रूप से निवेश जो है वह किया जाए। यह काफी ही महत्वपूर्ण होगा। तीसरा वो जो होगा वह है ड्रोन और सैटेलाइट। यह तीसरा जो है वह काफी महत्वपूर्ण है।
और ड्रोन की क्या कुछ भूमिका रही है वो आप देख सकते हैं। जैसे रूस और यूक्रेन का जब युद्ध हुआ तो रूस के टैंकों को यूक्रेन के ड्रोन्स ने पूरी तरह से उन्हें समाप्त कर दिया, पूरी तरह से उन्हें ध्वस्त कर दिया। और पहली बार ड्रोन की महत्ता स्पष्ट रूप से सामने जो है आती है। उसके बाद आप देखें कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी ड्रोन की भूमिका रही। इवन इफ कि आप देखें कि ईरान और इजराइल की लड़ाई के दौरान भी ईरान ने अपने ड्रोन्स को छोड़ा। मतलब ये कि आने वाला समय जो है वह ड्रोन का होगा, और ऐसी स्थिति में भारत सरकार को चाहिए कि वह ड्रोन पर पर्याप्त रूप से निवेश करे। और यह कोई जरूरी नहीं है कि इसके लिए डीआरडीओ या HAL ही पर्याप्त रूप से काम करे। डीआरडीओ का मतलब है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत का संगठन है जो रक्षा के क्षेत्र में काम करता है, और HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसमें क्या है कि इन दो के अलावा जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको भी पर्याप्त रूप से इसमें आकर्षित किया जाए, पर्याप्त रूप से इसकी ओर आकर्षित किया जाए, ताकि वो भी इस पर निवेश करें, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें और आगे बढ़ें। और सैटेलाइट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप देखते होंगे कि जब मिसाइल हम बनाते हैं, सबसोनिक मिसाइल है, फिर आपका सुपरसोनिक है, हाइपरसोनिक है। तो हाइपरसोनिक मिसाइल वैसे मिसाइलों को कहा जाता है जो 5 मैक से ऊपर हो, यानी ध्वनि की रफ्तार से जो है उससे 5 गुना ज्यादा हो। तो जाहिर है कि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है और ऐसे मिसाइल्स को रोकना काफी ही कठिन हो जाता है। तो इसके लिए सैटेलाइट्स का होना बहुत ही जरूरी है। और जैसा कि आप देखेंगे कि इसरो के जो पूर्व चेयरमैन थे, सेवानिवृत्त चेयरमैन, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि एयर डिफेंस सिस्टम के बदौलत आप हाइपरसोनिक मिसाइलों को पूरी तरह से नहीं रोक सकते हैं, बल्कि इसके लिए पूरी सैटेलाइट का गठन होना चाहिए कि जैसे ही उस देश से मिसाइल निकले, उस पूरी मिसाइल के बारे में जानकारी हो और तब यहां से सीधे उसको छोड़ा जाए और हवा में ही उसको नष्ट किया जा सके। इसलिए ड्रोन और सैटेलाइट वॉरफेयर पे भी पर्याप्त रूप से वह ध्यान दिया जाना जो है वह आवश्यक है। चौथा वह है नेवल वॉरफेयर। वह आने वाला समय जो है, जैसे अभी नेवी की कोई भूमिका नहीं थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, लेकिन भारत को अगर आने वाले समय में अपने आप को सुरक्षित रखना है तो निश्चित तौर पे इंडियन नेवी को भी मजबूत करना आवश्यक होगा। जैसे 26/11 की जो घटना थी, जो आपके ऑपरेशन, जो माफ करेंगे कि जो ताजमहल मुंबई में हुई थी, वह समुद्र के रास्ते ही मुंबई पर आक्रमण हुआ था। तो ऐसी स्थिति में हमारा नेवल वॉरफेयर भी काफी ही मजबूत होना चाहिए। पनडुब्बी पे लगातार खर्च करें। हालांकि सरकार इस पर काम कर रही है, लेकिन अगर भारतीय नेवी को ब्लू वाटर नेवी के रूप में परिवर्तित करना है तो ऐसी स्थिति में जल सेना में भी पर्याप्त रूप से निवेश जो है वह किया जाना चाहिए, क्योंकि चीन हमारे मुकाबले काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और वैसे हालात में अगर जब तक हम अपनी ताकत को नहीं बढ़ाएंगे तब तक उन तमाम पहलुओं पर हम गौर नहीं कर पाएंगे, हम किसी अन्य क्षेत्र को वह रोक नहीं पाएंगे। इसलिए नेवल वॉरफेयर को भी मजबूत करना आवश्यक है। और अंत में आते हैं वह एयरफोर्स की तरफ। जैसे आप देखते होंगे 5वीं पीढ़ी के विमान, 6ठी पीढ़ी के विमान, तो ऐसा है कि सबसे लेटेस्ट विमान जो भारतीय वायुसेना में है वह रफाल है, वह 4.5 जनरेशन के हैं। जबकि हमारे पड़ोसियों की बात करें तो खास तौर पे अगर चीन की बात करें तो उन्होंने 5वीं और 6ठी पीढ़ी के विमान भी बना लिए हैं, और वह पाकिस्तान को जो 5वीं पीढ़ी के युद्धक विमान दे रहा है। साथ ही साथ तुर्की ने भी जो 5वीं पीढ़ी के विमान बना लिए हैं, जिसका नाम उन्होंने कान रखा है, वह भी पाकिस्तान को अपने युद्धक विमान को प्रस्तुत कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तानी वायुसेना की ताकत काफी बढ़ जाएगी। तो उनका मुकाबला करने के लिए हमें अपने जो एयरफोर्स है उसको भी मजबूत करना आवश्यक होगा, और इसके लिए 5वीं पीढ़ी के युद्धक विमान को भारतीय वायुसेना में शामिल करना आवश्यक होगा। तो वैसी स्थिति में भारत सरकार Su-57 सुखोई 57 पर बातचीत कर रही है। देखिए भविष्य में क्या कुछ होता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत कुछ बातें इस तरह से उड़ती रहती हैं। तो जब तक भारत और रूस के साथ कोई समझौते नहीं हो जाते हैं उस संदर्भ में, तब तक इस विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर जो है वह गौर किया जाना आवश्यक है।
और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कूटनीतिक संबंधों का भी विकास होना चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलने की गुंजाइश हम लोगों को नहीं रही। जो वैश्विक स्तर पे जो हम लोगों ने उम्मीद किया था कि विश्व के देशों का सपोर्ट रहेगा, वैसा सपोर्ट नहीं रहा। या तो देश खामोश रहे या उन्होंने मध्यस्थता कराने का प्रयास किया। और खास तौर पे सीज फायर के पश्चात आप देखेंगे कि किस तरह से क्या कुछ अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां घटित होती रही हैं। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर भारत की सुरक्षा रणनीति का निर्माण जो है वह किया जाना चाहिए, और साथ ही साथ इंटेलिजेंस पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है, क्योंकि बिना इंटेलिजेंस के आप कोई भी लड़ाई नहीं जीत सकते हैं। चलिए, जय भीम, जय भारत।